हाय बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जो लोग प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं उन लोग के लिए तो ठीक है, बढ़िया समझ में आएगा। जो लोग नहीं देखे हैं पहले वो लोग प्रीवियस लेक्चर देख ले डायमेंशन पे, इससे पहले का लेक्चर दिए उसको देख लें। तो ठीक है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता क्या है कि अगर हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 9-10 में हम लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। ये इक्वेशन तब तक सही नहीं होगा जब तक इसका हर एक टर्म का डायमेंशन सेम ना हो जाए। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक इसमें जो तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा तभी ये इक्वेशन सही होगा। यही बात हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। ठीक है, तो तुम इसको देख भी सकते हो। डिस्टेंस का डायमेंशन हम लोग क्या पढ़े हैं? डिस्टेंस का डायमेंशन पढ़े हैं कि ये l का पावर 1। ठीक है, यहाँ पर u है और t है, तो u का डायमेंशन होता है l, t का पावर -1 और टाइम का डायमेंशन t। ये सेकेंड टर्म का हुआ। ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ पर ए टी स्क्वायर का डायमेंशन एक्सेलरेशन का l, t का पावर -2 और टाइम का डायमेंशन t का पावर +2 ऐसे। अब देखो यहाँ पर तो l का पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखो t का पावर -1 और t का पावर 1, ये दोनों कटेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? l ही मिल जाएगा, या l का पावर 1। यहाँ पर देखो t का पावर -2 है और t का पावर +2 है, तो यहाँ भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिर्फ l का पावर 1 ही आएगा। देखो तीनों टर्म का डायमेंशन क्या आया? सेम आया। तो यही चीज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि इक्वेशन में जितना भी टर्म आएगा वो सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये हम लोग का है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो तुम यहाँ से छोटा सा स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि बुक को मेमोराइज करें, नहीं। फिजिक्स में कंसेप्ट पे अपना स्टेटमेंट लिखा करो, एक बार समझ गए इसको लिख लो। ठीक है, ये चीज़ है। और ये नहीं कि बुक का स्टेटमेंट को याद करें, नहीं, अपने से जो चीज़ समझ में आता है बस वो लिखो, खाली मीनिंग सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट डायमेंशन ऑफ each term in an equation or expression must be same, must be same। हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट, यही बात ये बोल रहा है और यही चीज हम लोग को इसमें समझ लेना है। तो समझ गए कि यहाँ पर तीन टर्म है, तीनों का। दूसरा एगो लेके देखते हैं, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग जानते हैं। इसमें भी देखो v वेलोसिटी एल टी का पावर -1 और यहाँ पर u भी वेलोसिटी है एल टी का पावर -1, एक्सेलरेशन एल टी का पावर -2, टाइम t। देखो दोनों को कैंसिल करेंगे तो एल टी का पावर -1 ही ना आएगा। देखो तीनों का आ रहा है, तीनों का डायमेंशन सेम आ रहा है। तो यही चीज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ से एक बात और तुम समझ सकते हो, ये हालांकि यहाँ बोल नहीं रहा है लेकिन इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि हम लोग वैसा ही क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। बात समझ गए? जिसका डायमेंशन सेम हो। यानी कहने का मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल रहा है क्या, आप लेंथ को टाइम के साथ नहीं ऐड कर सकते। टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन ऐड नहीं हो सकता है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। किलोमीटर लेंथ है, अब वहाँ पे हम आटा 1 kg दो जोड़ दे कि 1 किलोमीटर रोड और 1 kg आटा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो ये चीज़ हमको बता रहा है डायमेंशन। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, अगला पॉइंट अगर यहाँ पर जानना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं
only those quantities can be added, ठीक है, subtracted, ठीक है, कंपेयर यानी बराबर, इक्वल टू, तो कंपेयर में लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। ओनली दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर विच हैव सेम डायमेंशन, जिसका डायमेंशन सेम हो। ये हम लोग को डायमेंशन ही बताता है और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है। यहाँ से हम लोग ये चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका बात है जो इसमें हिडन है। हम लोग ये स्टेटमेंट को रट लेते हैं ये इस टाइप का एगो दूगो क्वेश्चन लिख के बता देते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। नहीं, एक्चुअली में ये बोलना ये चाह रहा है कि वही क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो डायमेंशनली सेम हो। जिसका डायमेंशन सेम नहीं होगा वो क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकता है एक दूसरे के साथ। ये चीज़ है, तो यहाँ पर इसको बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इसका ये एक रिजल्ट है जो इसमें हिडन है। इस चीज़ को हम लोग को समझना चाहिए, ये चीज़ है। तो ये हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हुआ, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब इसके बाद नोट कर लिए, तो ये हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था। समझ में आ गया होगा बात, ये चीज़ है। अब इसके बाद जो है ये सब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखे, तो इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर में। ये और ये दोनों चीज़ को तुम हमेशा याद रखोगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड इसके आगे, दैट इज द यूज ऑफ डायमेंशन। आखिर डायमेंशन पढ़ते ही क्यों है, क्या इसका काम है? क्या सिर्फ ये जानने के लिए कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी में कितना पावर वगैरह आया हुआ है? नहीं, इसका और भी ढेर सारा यूज है और इसका इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में, जो हम लोग देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट लिखो, यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझो। ये यूजेज ऑफ डायमेंशन, यूजेज, पहला यूज, फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज क्या है? तो फर्स्ट यूज है कन्वर्सन ऑफ वन यूनिट इनटू अदर यूनिट। क्या पहला यूज है? तो कन्वर्सन ऑफ वन यूनिट इनटू अदर यूनिट। ये इसका पहला यूज है। ये यूज के मुताबिक ये कहता क्या है कि डायमेंशन को हम लोग यूज कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने के लिए। जैसे सपोज कर लो कि तुमको ऐसा सिस्टम में कोई क्वांटिटी दे दिया है, आप पूछ रहा है सीजीएस सिस्टम में, तो डायमेंशन का यूज करेंगे। तो ये जो यूज है ना, ये बेस्ड है ऑन द फैक्ट, बेस्ड ऑन फैक्ट that nu इक्वल टू कॉन्स्टेंट, nu इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर n क्या है? तो n यहाँ पर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। u क्या है? तो u यहाँ पर स्टैंड करता है यूनिट के लिए। nu इस फैक्ट पर ये बेस्ड है, ठीक है। ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये यहाँ पर इसको आगे लिख सकते हो तुम, क्या n1 लिख लिए, इसका डायमेंशन में लिख लो m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c। n2 यहाँ पर भी तो डायमेंशन सेम ही आएगा, m का पावर a या m1 l1 t1, ठीक है। ऐसे कर लो, पहला के लिए ऐसे, दूसरा के लिए m2 का पावर a, l2 का पावर b और t2 का पावर c। डायमेंशन सेम,
ये M1 L1 T1 M2 L2 T2। तो अगर N2 हमको निकालना है तो यहाँ से N2 को लिख सकते हैं N1 M1 बाई M2 का पावर A, L2 ये L1 बाई L2 का पावर B, और यहाँ पर T1 बाई T2 का पावर C। ऐसे हो गया। तो यहाँ से तुम N2 निकाल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग इस पर सवाल देखते हैं, उसको लिख लो। ये हो गया इसका पहला यूज कि कैसे हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर से एक बात देख लो अगर दिक्कत है तो, कि कन्वर्सन ऑफ वन यूनिट इनटू अदर यूनिट। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है? तो NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट। N क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। U क्या है? ये यूनिट है। तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये मिल गया। अब इसका डायमेंशन लिख दिए, M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C। इसी तरीक़े से M2 का पावर A, L2 का पावर B, T2 का पावर C। अब यहाँ से तुम N2 निकाल लो, N1 निकालना है तो इसको नीचे लेके चले जाओ। ये तो क्वेश्चन पे बेस्ड है, किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है। जनरली जो हम लोग को दिया रहता है उसको इधर रख देते हैं, N2 ही निकाल लेते हैं। ये चीज़ है। तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, नोट कर लो, उसको नोट कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं इसी पर। तो एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन लिख लो, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ G from SI unit to CGS यूनिट। यानी हमको बोल रहा है कि G का वैल्यू SI यूनिट से CGS यूनिट में बदलिए। तो हम लोग क्या जानते हैं? G का वैल्यू जो होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये होता है SI सिस्टम में, यानी SI यूनिट में G का वैल्यू यही चीज़ होता है। ठीक है, अब इसको हमको किस में बदलना है? CGS सिस्टम में बदलना है। तो ठीक है, इसको हम लोग CGS सिस्टम में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? तो हम लोग G का डायमेंशन लिखेंगे कि G का डायमेंशन क्या होता है। यही याद है तो सही है, नहीं याद है तो याद करने का जरूरत नहीं है, यहाँ से देख के लिख दिया करो। देखो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, कुछ याद नहीं करो। ठीक है, D इक्वल टू डायमेंशन ऑफ G, डायमेंशन ऑफ G मेमोराइज जितना कम से कम हो सके फिजिक्स में उतना कम करो। ठीक है, ये चीज़। तो D डायमेंशन ऑफ G हमको भी याद नहीं तो हम इसी को देख के लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? न्यूटन है, तो न्यूटन का डायमेंशन ML/T का पावर -2। ठीक है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो मीटर लेंथ के लिए आता है L का पावर 2। नीचे में क्या है? kg मास के लिए आता है, तो यहाँ पर m का पावर 2। अब सबको सिंप्लीफाई करोगे तो डायमेंशन ऑफ G क्या हो जाएगा? m का पावर -1। देखो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 1 - 2 -1, L स्क्वायर इंटू L, तो L का क्यूब हो गया, टाइम T का पावर -2 हो गया डायमेंशन। ऐसे लिख लिए। अब ये तुम याद रखोगे, याद करोगे, रटोगे तो दिक्कत है, भूलना ही है। तो मेमोराइज नहीं किया करो। ठीक है, मेमोराइज करने से हम मना करते हैं। ठीक है, ये चीज़। तो ये देखो ऐसे डायमेंशन हम लिख लिए। अब डायमेंशन लिखने के बाद हमको G का तो वैल्यू इसमें SI में तो दिया हुआ है, इसको चेंज करना है किस में? CGS सिस्टम में। ठीक है, CG तो इसमें क्या क्या चीज़ है? मास है, लेंथ है, टाइम है। तो SI सिस्टम में एकदम आसानी से देखोगे, SI सिस्टम में N1 का वैल्यू है 6 × 6.67 10 का पावर -11। ठीक है, इसके बाद M1, तो M1 हमारा इसमें SI सिस्टम में kg में होता है, तो 1 kg लिखो या सिंपली kg लिखो। L1 मीटर में होता है, तो 1 मीटर या फिर मीटर लिख लो। T1 क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड हो जाएगा। ये SI सिस्टम में हो गया। इसी तरीक़ा से
CGS सिस्टम में ये सब फंडामेंटल चीज़। अब ये सब को हम लोग को वैसे ही याद रहता है। M2 क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ रहा है। M2 तो CGS सिस्टम में देखो, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड, खुदे बता रहा है। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो M2 ग्राम है तो 1 ग्राम लिख देंगे। L2 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर। T2 तो ये सेकेंड में ही है, ये ऐसे लिख लिए। अब जो हम लोग जानते हैं क्या, N1U1 इक्वल टू N2U2 ये। अब यहाँ पर चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला जो हम यूज किए तो उसको भी लिख लो डायरेक्टली, यानी तो ऐसे तुम आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इस सब को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को यही चीज़ मिलेगा, N2 इक्वल टू M1 बाई, ओ यहाँ पर N1 लिख लो, N1 M1 बाई M2 का पावर, देखो पावर क्या है, -1 है, ये पावर देखोगे इसका -1, तो यहाँ पर हो गया -1। L1 बाई L2 का पावर कितना है, 3, और T1 बाई T2 का पावर कितना है, तो -2 ये। अब N1 का वैल्यू तुम लिख लो 6.67, 10 का पावर -11। M1 1 kg या सिंपली kg, 1 ग्राम या सिंपली ग्राम, ये इसका पावर -1। L1 बाई L2 तो यहाँ पर 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर का पावर 3। T1 बाई T2 तो 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको 6.67 लिख दिए, 10 का पावर -11। 1 kg को ग्राम में बदल लो या तुम ग्राम को kg में बदल लो, आसान तो होगा कि इंटू करना। किलो मतलब 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3G, यहाँ पर भी G से G कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद मीटर तो सेंटीमीटर में हो जाएगा ये 100 cm, और यहाँ पर भी cm, पावर में 3 कैंसिल, और यहाँ तो 1 है। चलो कोई बात नहीं, हो गया। अब इसको थोड़ा सा तुम सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो 6.67, 10 का पावर -11, देखो 10 का पावर 3 इंटू में -1 पावर है, तो इसको लिख सकते हैं ना 10 का पावर -3। क्यों? क्योंकि ये पावर इसका फिर ये पावर है, तो दोनों पावर तो मल्टीप्लाई होगा, तो 10 का पावर -3। ये 100 है तो इसको 10 का स्क्वायर लिख लो, आज 10 का स्क्वायर का पावर 3 तो 2 3 जा 6, तो 10 का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, +6, तो 6.67, 10 का पावर ये कट जाएगा 3, फिर यहाँ से 8, इतना आएगा। क्या यूनिट क्या होगा, तो यूनिट तो यही हो जाएगा, यहाँ न्यूटन है तो इसको डाइन कर दो, डाइन, मीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, केजी स्क्वायर है तो ग्राम का स्क्वायर कर दो, हो गया। ये यूनिट में बताएं, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट पहला लेक्चर में ये है, तो वहाँ पर भी देख सकते हो कि किसका क्या यूनिट है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये हमारा ये आ गया, तो ये हो गया कन्वर्सन। तो देखो SI सिस्टम को किस में बदल दिए, CGS में, किसके हेल्प से, तो डायमेंशन के हेल्प से। तो ये इजी प्रोसेस होता है, इजी मेथड होता है, इसलिए डायमेंशन हम लोग का बहुत हेल्पफुल होता है। तो एक तो ये हो गया इसका यूज कि टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट टू अदर यूनिट, नोट कर लो, फिर दूसरा यूज देखते हैं। हो गया, चलो ठीक है, आगे का बात कर लेते हैं। सेकेंड इसका यूज देखते हैं। सेकेंड यूज, तो सेकेंड यूज इसका जो है वो ये है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अगर तुमको बुक में पढ़ रहे हो कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक,
और तुमको लग रहा है कि इक्वेशन में दिक्कत है या कोई गलती है, तो तुम डायमेंशन से उसका चेक भी कर सकते हो कि इक्वेशन सही है कि नहीं है। या तुम ही कोई चीज़ को डिराइव करते हो, रिजल्ट आ गया, अब तुम जानना चाहते हो कि ये सही है कि नहीं है, डायमेंशन लिख के चेक कर लो। डायमेंशनली सही आ गया तो मतलब सही है इक्वेशन, डायमेंशनली गलत आ गया तो गलत है इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्या कहता है, हम मान लो 3 इक्वेशन लिख दिए। पहला इक्वेशन b इक्वल टू यू टी प्लस ए टी ए स्क्वायर, हमको नहीं है मालूम, b इक्वल टू यू टी प्लस ए टी ए स्क्वायर लिख दिए। दूसरा इक्वेशन लिख दिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तीसरा इक्वेशन लिख दिए a इक्वल टू यू प्लस वी टी लिख दिए। ये 3 इक्वेशन लिख दिए, याद नहीं है ऐसे लिख दिए, लेकिन ये जान रहे कि 3 में से एक सही है, लेकिन कौन सा सही है ये पता नहीं है। तो आप कैसे पता लगाएंगे, डायमेंशन से। यानी अगर इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम आ गया मतलब ये सही है, इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सेम आ गया तो ये भी सही है, अदरवाइज गलत। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन ये अगर सेम आ गया तो मतलब ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो देख लो यही है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो v का डायमेंशन l t का पावर -1, u l t का पावर -1 और यहाँ पर एक t और आ जाएगा। तो यहीं पर तो देख रहे हैं ये t और ये t कट गया, यहाँ l बच रहा है, तो यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ये है डायमेंशन। यहाँ पर देखो तो l t का पावर -2 और यहाँ पर t का पावर 2, तो t और t यहाँ कट रहा है, यहाँ पर सिर्फ बच रहा है l और यहाँ पर भी बच रहा है l। तो क्या ये लेंथ स्पीड के बराबर है? नहीं है, इक्वेशन गलत है, ये रॉन्ग इक्वेशन है। बात समझिए, ऐसे ये इसका एक यूज है टू चेक द करेक्टनेस। दूसरा को देख लो, दूसरा में वेलोसिटी है तो l t का पावर -1, ये l t का पावर -1, एक्सेलरेशन l t का पावर -1 और यहाँ पर t, ओ एक्सेलरेशन का t का पावर -2। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, l t का पावर -1 आएगा। देखो तीनों का डायमेंशन सेम आएगा, तीनों का डायमेंशन सेम आया मतलब ये सही है, ये सही हुआ, ये सही है, ये इक्वेशन करेक्ट है। तीसरा को देखो तो एक्सेलरेशन l t का पावर -2, u l t का पावर -1, यही दोनों तो फर्क आ गया, अब हो गया कहानी खत्म। क्या ये गलत है? आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहला टर्म ये एक ही टर्म ही है और ये इसका तो प्लस है, तो यही दोनों तो मिल नहीं रहा है। तो अब ये अगर मिल भी जाएगा तो थोड़ी कुछ होगा, तो गलती हो गया। तो ये देखो ये हो गया इसका तीसरा, ये दूसरा एप्लीकेशन या यूज कि ये हम लोग यूज कर सकते हैं टू चेक द करेक्टनेस। कोई भी इक्वेशन तुम ले लो, अगर लगे कि ये डाउट है तुम डायमेंशन को यूज कर सकते हो। हम लोग यूज तो नहीं ना करते हैं, आगे पढ़ते हैं पीछे भूलते जाते हैं। ये जो हम लोग को बताया जा रहा है ये नहीं कि पढ़ के छोड़ देने के, नहीं, तुम आगे जाओगे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, ग्रेविटेशन पढ़ोगे, रोटेशनल पढ़ोगे, तो ये सब चैप्टर में कभी कुछ इक्वेशन डिराइव किए और लगा कि गलती कर दिए हैं तो डायमेंशन लिख के चेक कर लो। अगर डायमेंशनली सही आया तो सही है, नहीं आया तो फिर थोड़ा सा उस पर वर्क करके कहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, उसको यूज किया करो ना, जो पढ़ते हो उसको यूज करो, तो फिर कभी नहीं भूलोगा, तुमको इंटरेस्ट भी लगेगा कि हाँ ये हम पढ़े हैं। तो ये ऐसे में तो फिजिक्स जादू लगता है, जादू थोड़ी है, फिजिक्स रियलिटी है। बात समझ गए, ये वही चीज़ बताता है जो ये देखता है, जो रियल में हो रहा है, यहाँ कोई इमेजिनेशन नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हो गया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ये सेकेंड। तीसरा जो इसका यूज है, तीसरा यूज देखो, फिजिक्स में बहुत सारा क्वांटिटी ऐसा है जो डायमेंशन से ही हम लोग डिराइव कर लेते हैं, ये और भी मेथड से डिराइव होता है, कुछ इससे भी डिराइव हो जाता है, तो ये है। तो तीसरा जो है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेरियस एलिमेंट, टू फाइंड द रिलेशन या इक्वेशन लिखो, टू फाइंड द इक्वेशन एमंग वेरियस
क्वांटिटीज, वेरियस क्वांटिटीज, ये इसका तीसरा है। ये फॉर्मूला डिराइव करने में हम लोग यूज करते हैं इसको। अब देखो इसको थोड़ा सा समझो, हम समझाते हैं इसको कैसे समझते हैं। तो सपोज करो कि हम जो है एक पर्टिकुलर हाइट से यही मार्कर को ड्रॉप कर रहे हैं, इस मार्कर को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं। तो अब अगर हाइट चेंज करेंगे तब भी इसको ड्रॉप करेंगे तो टाइम में तो कुछ फर्क होगा। यहाँ से इसको ड्रॉप कराएंगे तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइम में गिरेगा, मान लो T1 टाइम में गिरा, और यहाँ से ड्रॉप कराएंगे तो ये T2 टाइम में गिरेगा, यहाँ से ड्रॉप कराएंगे तो और ज़्यादा टाइम लेके गिरेगा। तो हम चाहते हैं कि ये H में और टाइम पीरियड में ये क्या रिलेशन है, हाउ द टाइम पीरियड ऑफ फॉल इज रिलेटेड विद द हाइट, ये हाइट के साथ टाइम पीरियड कैसे रिलेटेड है। अब ये तो इसके लिए तब कोई फॉर्मूला है नहीं कि हम ऐसे लिख दें, तो हम डायमेंशन का यूज करके निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो हम क्या बोले तो समझ लो फिर से। सपोज कर लो कि हम यहाँ से स्टोन ये मार्कर को गिराएं H हाइट से, टाइम T लगा, फिर यहाँ से गिराएं, ये H डैश हो गया, टाइम T डैश हो गया। तो हमको यही दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए कि टाइम पीरियड में क्या है रिलेशन। देखो कैसे हम डायमेंशन का यूज करके निकाल लेंगे, कुछ नहीं जान रहे हैं क्या चीज़ है कि कैसे निकलेगा। तो देखो टाइम पीरियड जो फॉल का निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो ये टाइम पीरियड जो है ये तो प्रोपोर्शनल है किस किस क्वांटिटी का, पहला हाइट का, यहाँ से गिराएंगे और यहाँ से गिराएंगे तो क्या एक ही टाइम में गिरेगा, नहीं, यहाँ से कम टाइम में गिरेगा, यहाँ से ज़्यादा टाइम में गिरेगा, इससे और ऊंचा जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम में गिरेगा। तो मतलब T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H का पावर A, H का पावर 1 है या H का पावर 0 है ये तो हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि जान नहीं रहे हैं फॉर्मूला में। तो H का पावर A, लेकिन ये टाइम पीरियड क्या सिर्फ H पर ही डिपेंड करेगा, नहीं, ये मास पर भी डिपेंड करेगा। तुम अपने छत पे खड़ा हो जाओ और एक भारी भरकम बॉल लेके नीचे गिराओ या स्टोन को नीचे गिराओ, एक पेपर का बॉल बना के उसको नीचे गिराओ, कौन जल्दी गिरेगा नीचे, स्टोन, और पेपर धीरे धीरे गिरेगा। यानी टाइम पीरियड मास पर भी डिपेंड कर रहा है। हम यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे देखो ये मार्कर है और यहाँ से इसको गिरा देंगे, ठीक है, इसका टाइम तुमको कम लगेगा। और हम एक पेपर लेकर के रोल कर लेते हैं, जैसे देखो ये पेपर है, इसको हम रोल कर लिए, ये पेपर है। अब देखो ये अगर तुम स्टॉप वॉच से अगर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो मार्कर जिस टाइम में गिरा उससे ज़्यादा टाइम में ये पेज गिरा है। यानी टाइम पीरियड जो है वो फॉलिंग बॉडीज का मास पर भी डिपेंड करता है। जो हल्का रहता है ना वो धीरे 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 नीचे गिरता है, और जो भारी रहता है वो तेज़ी से नीचे गिर जाता है। तो यानी ये जो T जो है ना ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये मास पर भी डिपेंड कर रहा है। इसका पावर क्या है नहीं जानते हैं, ये पावर B होगा, B निकालेंगे, लेकिन क्या ये T यही दो पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, एक और चीज़ है जिस पर ये T डिपेंड कर रहा है। कौन सा चीज़, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी जो नीचे से खींच रहा है, G, स्मॉल g पर भी ये डिपेंड करेगा। तो G का पावर C इस पर ये डिपेंड करेगा। ये अब ABC का वैल्यू निकाल लो, फॉर्मूला निकल गया। ये थोड़ा सा देखो इसको, हम थोड़ा सा कैमरा देखते हैं, ठीक है चल रहा है। तो देखो ये हो गया। अब देखो कैसे डायमेंशन यूज करेगा, आप फॉर्मूला डिराइव करेगा, तुम लोग भी निकाल सकते हो, ये चीज़ है। तो अब देखो ये डायमेंशन क्या बोलता है कि डायमेंशन बोलता है ये पूरे का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ T। यही है क्या, ये पूरे का डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ का डायमेंशन क्या है, तो T का पावर 1 है, इक्वल टू H लेंथ में आता है, L का पावर A, मास M का पावर B, और इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन L T का पावर -2 और ये पूरे का पावर C,
एक बार अच्छा से इसको लिख लो। तो यहाँ से t का पावर 1 इक्वल टू l का पावर, देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर c है, तो ये दोनों का पावर तो ऐड हो जाएगा, तो l का पावर a प्लस c लिख देंगे। m का पावर और तो कुछ नहीं है, तो m का पावर b और t का पावर -2c हो गया। अब ये डायमेंशन को इक्वेट कर दो, इधर तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर इधर भी तुम अगर MLT में लिखना चाहो तो m का पावर क्या लिख सकते हैं 0, l का पावर क्या लिख सकते हैं 0, ऐसे तुम लिख लो और आसान कर लो। ये कोई मना नहीं, फिजिक्स नहीं मना करेगा कि तुम ऐसा मत लिखो, ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखो l का पावर a प्लस c है, यहाँ l का पावर 0 है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लिख लो इक्वेटिंग पावर ऑफ MLT या LMT, जो भी हम लिखें सही है ना, LMT। चलो ठीक है, ये चीज़ है। बोथ साइड, दोनों साइड इक्वेट कर लो, देखो तुरंत आएगा। यहाँ पर m का पावर 0 है, तो यानी 0 इक्वल टू m का पावर b, तो यानी b इक्वल टू 0, ये ख़त्म। इसके बाद यहाँ l है, l का पावर 0, तो 0 इक्वल टू a प्लस c, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो a इक्वल टू -c, ये हो गया। और यहाँ पर टाइम का पावर यहाँ 1 है और यहाँ टाइम का पावर -2c है, तो इसका मतलब c इक्वल टू -1/2। तो जब c इक्वल टू -1/2 है तो ऊपर पुट कर दो, तो पुटिंग इसको यहाँ पर पुट कर दोगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2, तो प्लस, तो a इक्वल टू हाफ। तो यानी m ख़त्म हो गया, a का पावर हाफ और उसके a का वैल्यू हाफ और c का वैल्यू -हाफ। अब यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पर t प्रोपोर्शनल हो गया किसका, h का पावर a कितना है हाफ, तो h का पावर 1/2, और यहाँ पर g का m का पावर b, तो 0 है तो ख़त्म, g का पावर c है -हाफ, तो g का पावर -1/2, यानी तुम इसको लिख सकते हो √h/g हो गया। अब t प्रोपोर्शनल है √h/g, g तो नीचे हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट ला दिए, हो गया h/g, t इक्वल टू h/g आ गया। तो देखो निकाल लिए, यही तो है t इक्वल टू k √h/g, कि हम नहीं जानते हैं k का वैल्यू क्या होगा। अब जो गिवन कंडीशन वगैरह रहेगा उस पर बैठा देंगे, k निकल जाएगा। बात समझ गए। तो ये हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, कभी यूज करके देखो, आगे जाना इसमें दूसरा चैप्टर में, तीसरा चैप्टर में डायमेंशन से निकाल के देखना, देखोगे अपने आप अच्छा लगेगा। और डायमेंशन से अगर तुम डिराइव कर लेते हो कोई फार्मूला, तो समझ लो कि ये तुमको मेमोराइज वगैरह करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुमको पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे हम यहाँ बोले कि फॉल करा रहे हैं, तो मास पर डिपेंड करेगा, हाइट पर डिपेंड करेगा, जी पर डिपेंड करेगा, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन के साथ में लिख दी। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे, ये हो गया। तो इस टाइप से सीखने का कोशिश करो कि क्या होता है, कैसे करते हैं। तो ये हो गया। तो ये इसका तीसरा यूज और यहीं तक इसका यूज है। ठीक है, ये मेन यूज जो है यही 3 यूज है डायमेंशन एनालिसिस का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज। और तुम लोग आगे इसका यूज करो, आगे का चैप्टर में हम यहाँ पर यूज करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे तुमको हम थोड़ा सा याद दिलाएंगे कि हम डायमेंशन से भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूज। इसको नोट भी कर सकते हो क्वेश्चन के रूप में भी कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए फॉलिंग बॉडी। ठीक है, ऐसे करके लिख लो, इसको डिराइव करो, यही हो गया क्वेश्चन। पेंडुलम का टाइम पीरियड को पूछता है, t इक्वल टू 2π√L/g कि सिंपल पेंडुलम है, इसी तरीके से निकाल के देखो। तुम लोग को ये असाइनमेंट दे रहे हैं, सुन लो क्या है। तो एक पेंडुलम है, उसका लेंथ L है, स्मॉल l कैपिटल L, जो समझना है समझ लो। ठीक है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, क्या होगा। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल के देखोगे, नेक्स्ट क्लास में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अब आता है इसका लिमिटेशन, कि डायमेंशनल एनालिसिस का
क्या कुछ लिमिटेशन है, तो देखेंगे लिमिटेशन, तो इसको नोट करो। हो गया, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस पे बात कर लेते हैं लिमिटेशन पर। इसको थोड़ा सा रहने देते हैं। पहला देखो, यहीं पर जो ये t इक्वल टू निकाले हैं k, जो कि कांस्टेंट है, बोले कि इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, कंडीशन देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम डायमेंशन से अगर बोलो कि इसको निकाल के दिखाइए, तो डायमेंशन नहीं निकालेगा। यानी अगर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी को हम फाइंड करना चाहें विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो पहला इसका लिमिटेशन यही है कि इट कैन नॉट फाइंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ये फाइंड नहीं कर सकता। हो गया, एक लिमिटेशन ये आ गया, ठीक है। दूसरा इसका क्या है, अगर एक्सप्रेशन में कोई ऐसा क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रहा है जिसका डायमेंशन नहीं हो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, पाई, एक्सपोनेंट, तो डायमेंशन एनालिसिस वैसा क्वांटिटी का फॉर्मूला नहीं निकाल पाता है, ठीक है। ये चीज़ है, यानी उस जगह पर डायमेंशन फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट बी यूज in expression involving sin थीटा, लोगारिथमिक जो भी है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ETC, इस टाइप का चीज़ में इसको हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं। और इसका तीसरा यूज तो देखो, डायमेंशन एनालिसिस में जो भी हम लोग निकालते हैं तो वो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड होना चाहिए, प्लस माइनस में नहीं। प्लस माइनस वाला इक्वेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे v इक्वल टू यू प्लस AT, ये एक्चुअली में सही है कि गलत है, ये डायमेंशन चेक कर देगा। लेकिन अगर तुम डायमेंशन को बोलो कि ये निकाल के दिखाइए, तो डायमेंशन इसको नहीं डिराइव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। तो प्लस साइन जिस एक्सप्रेशन में हो, माइनस साइन जिस एक्सप्रेशन में हो, तो डायमेंशन उसको नहीं निकाल पाता है, ठीक है। यानी इट कैन नॉट फाइंड एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्लस माइनस ETC, यानी इस टाइप का एक्सप्रेशन को ये नहीं निकाल पाता है। तो ये इसका हो गया लिमिटेशन, जहाँ पर डायमेंशन को हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस हम लोग का ख़त्म हो गया। तो आप प्रैक्टिस करो, और तुम लोग के पास जो भी किताब है वही किताब से अपना प्रैक्टिस करो ये सब पे। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का होगा इस चैप्टर का, वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छा से पढ़ते रहो। ओके।